गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों मर्चेंट नेवी छोड़ी और एसएससी सीजीएल के जॉब्स में घुस गया। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे उन्हें बता दूं कि मैं पहले मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर था और 2015 में मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ दी थी। मेरे लैपटॉप में ड्यूटी करते हुए की एक छोटी वीडियो क्लिप पड़ी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे कि मैंने शिपिंग क्यों छोड़ी। इसका सबसे पहला और बड़ा रीज़न था होम सिकनेस। मुझे ये फील होने लग गया था कि एक ही तो लाइफ मिली है और इसमें भी हम लोग साल के 8-8, 7-7 महीने पानी में रहते हैं। लंबी लंबी सेलिंग्स मिल जाती थी, कई बार 30-30, 35-35 दिन तक लगातार शिप चले जा रहा है। नीचे सिर्फ पानी, यूपर सिर्फ आसमान, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं मिलती देखने को। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे माइंड में कि ये तो मतलब कुछ एडवेंचरस लाइफ नहीं लग रही। लंबी लंबी सेलिंग्स में यूँ लगता था कि आप परिवार से दूर रह रहे हो, सोशल लाइफ से इतना दूर हो। तो बहुत सब नेगेटिव थॉट्स आते थे माइंड में। फिर सेकंड रीज़न था सी सिकनेस। मतलब कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा रफ वेदर मिल जाता था तो रोलिंग पिचिंग होती थी। रोलिंग ये वाली मूवमेंट होती है शिप की और पिचिंग ये वाली मूवमेंट। अब रोलिंग में तो चलो ठीक अपने को झुल्ले आते हैं, लेकिन पिचिंग में क्या होता था, मुझे वोमिटिंग लगती थी। अभी यहाँ पे भी मुझे होता है कई बार, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, अगर साथ में बैठा हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वोमिटिंग होती है। और तीसरा रीज़न था कि मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपनी मैरिज लाइफ को और शिपिंग की लाइफ को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब होनी ज़रूरी है इसके लिए। सैलरी नो डाउट काफ़ी शानदार थी वहाँ पे। इवन 2015 में मुझे $4200 मंथली मिल रहे थे। लेकिन अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे आ चुका था कि अब सैलरी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती थी मेरे लिए। आई वांटेड ए टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास लाइफ, कि एक बढ़िया सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें शादी हो जाए, घर बस जाए, फैमिली के आसपास रहो, बस वो सब चीज़ें आ गई थी प्रायोरिटीज़ में। क्योंकि जब देखो मर्चेंट नेवी में जब मैं लगा था उस टाइम मैं 17 साल का था, 17-18 साल के थे जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। एक 17 साल के बच्चे की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, वो ये सोचता है कि मैं घूमूँ फिरूँ, बहुत सारा पैसा कमाऊँ, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ी तब मैं करीब 25 साल का हो चुका था। तब इंसान 17 साल से 25 साल तक की जो जर्नी थी, करीब 8 साल की, इन 8 साल में इंसान की प्रायोरिटी चेंज होने लगती हैं। अब एक 25 साल का बच्चा सोचने लगता है कि मैं कैसे भी करके घर के आसपास सेट हो जाऊँ, एक फैमिली लाइफ अच्छे से सिक्योर कर लूँ अपनी। 2014 के एंड तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एसएससी या फिर सीजीएल ये सब होता क्या है। मुझे मेरे भाई ने कहा कि अगर भाई तुझे शिपिंग छोड़नी ही है तो ये सब चीज़ें देख ले, एसएससी सीजीएल के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। तो तब मैंने खोजबीन इसकी स्टार्ट की, तो देखा मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे लगा हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि इसके लिए ट्राई करता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाए। तो वो दिन था और आज का दिन है। देखो आज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग के इनकम टैक्स कॉलोनी में सुबह 7 बजे अपनी योगा वोगा करके आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों के आगे जिक्र किया कि ये मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस बार मैं शिपिंग छोड़ दूंगा और मैं घर आके एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा। वो लोग भी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे पहले से। तो मैंने उनसे कहा कि तब तक हो सके तो कोई बुक्स वगैरह मुझे भेज दो, यहाँ पे शिप पे मैं तैयारी कर लूँगा। तो मेरे एक दोस्त ने मेरी कंपनी में कुरियर कर दी कुछ बुक्स। एक तो किरण चैप्टर वाइज, उस टाइम पे शायद 6500 प्लस चल रही थी, 2015 की बात है ये। तो क्रू चेंज होने वाला था 10-15 दिन के अंदर, तो जो नया क्रू आने वाला था वो फिर बुक्स को शिप पे लेके आ गया। 1-2 बुक्स और भी भेजी थी उसने, कोई आई थिंक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, फिर पढ़ी नहीं मैंने वो। तो मेरी रात को 12 से 4 और सुबह 12 से 4 ये मेरी ड्यूटी होती थी। मतलब दोपहर में 12 से 4 मैं शिप चलाऊँगा और रात को 12 से 4 मुझे शिप चलाना था। तो जो मेरी रात को 12 से 4 ड्यूटी होती थी उसके अंदर मैंने धीरे धीरे किरण के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब किरण में था कि आप देखोगे बुक, आप लोगों को पता ही होगा, उसके अंदर बड़े लेंदी सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो मुझे इस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कंपटीशन का कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से इन चीज़ों को किया जाता है। मैंने जितने भी 6-6.5 हज़ार सवाल थे वो सारे के सारे उन्हीं मेथड से, जैसे किरण में दे रखे थे, धीरे धीरे करके सारे सॉल्व करता चला गया। तो घर आने से पहले मैंने किरण के लंबे वाले मेथड से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एक आधे में किसी में डाउट रह गया होगा। 2015 अप्रैल की 20 तारीख के आसपास मैंने शिप से साइन ऑफ किया और वो मेरा लास्ट साइन ऑफ था। उसके बाद मैं दोबारा कभी शिपिंग में नहीं गया। 10-12 दिन के बाद सीजीएल के फॉर्म निकल गए थे, 2 मई को निकले थे आई थिंक, और 9 अगस्त को प्रीलिम्स का पेपर था। तो 3 महीने से ज़्यादा का टाइम था प्री के लिए। तो 3 महीने में ढंग से तैयारी करके प्री निकाला जा सकता था। तो मैंने खींच खाच के कैसे भी करके प्री निकाल दिया। फिर मेंस के लिए फिर मिल गए 2-2.5 महीने और, तो फिर ऐसे करके मेंस भी भगवान की दया से निकल गया। तो और उसके बाद का आप सब लोग जानते ही हैं। और अब करीब 3.5 साल हो गए हैं मुझे गवर्नमेंट सर्विस में। तो वो लाइफ भी अच्छी थी, घूमना फिरना मौज मस्ती सब था। यहाँ पे भी काफ़ी मज़े हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फैमिली को पूरा टाइम दे पाते हैं, अपना पैशन फॉलो कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, हर एक चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है। तो
तो इस 8 साल के गैप के बाद भी 4-5 महीने की डेडिकेटेड तैयारी करके मैंने एग्ज़ाम निकाल दिया। कोई भी निकाल सकता है। और मैं कभी टॉपर्स में भी नहीं रहा, मैंने आज तक कभी टॉप नहीं किया क्लास में, बट हाँ कभी फेल भी नहीं हुआ मैं। तो और ये जो एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का, ये बना ही एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। बस स्टूडेंट एवरेज होना चाहिए, आप कंसिस्टेंसी से तैयारी करो, मुद्दे से एक बार भटको मत। आपने एक बार जो टारगेट कर लिया, हाँ ये चीज़ पढ़नी है तो पढ़नी है, कंसिस्टेंसी रखो। 4-5-6 महीने आप ढंग से एक बार उस चीज़ को तैयार कर लो, कंप्लीट को, बीच में मत छोड़ो तैयारी को कभी भी। ठीक है, निकल जाता है पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता जिसका नहीं निकलता। एक बार ढंग से तैयारी करा दो। फेल मोस्टली वही बच्चे होते हैं, या तो जिसकी बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब हो, या जिसकी तैयारी में दम नहीं हो। सिलेबस तो 10 तक का ही इसका आप लोगों ने देखा ही है, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, मतलब मुश्किल तो नहीं। इससे आसान और क्या मैथ्स होगी बताओ। 8th और 9th के मैथ्स के भी सवाल आ रहे हैं इसमें। 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 60 में बेच दी, 20% का प्रॉफिट हो गया। इससे आसान क्या होंगी चीज़ें बताऊँ। मतलब एक दुकानदार है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही तोल रहा है बेचते हुए, कितने % का फ़ायदा हो गया? 25% का फ़ायदा दिख रहा है, 200 का फ़ायदा 800 बेचने पे। इंग्लिश में देखोगे 70-80 गिनी चुनी एरर्स हैं, मतलब वही जो हर साल रिपीट होती रहती हैं। कर लो, वो 4-5 दिन का काम नहीं है सारा इंग्लिश के एरर्स को याद करना। तो 3-4 हज़ार सारे के सारे वोकैब के वर्ड होंगे। 0 से भी स्टार्ट करोगे तो 2 महीने के अंदर आप 3-4 हज़ार वर्ड्स बार बार रिपीट करके आराम से याद कर सकते हो। रीजनिंग में है क्या, जीके चलो थोड़ा मान लेते हैं, वास्ट है इसका काफ़ी सिलेबस, बट करंट से 4-5 सवाल उठ के आ जाते हैं। रीजनिंग में बुआ के बेटे के नाना का बेटा हमारा क्या लगा, पिता लगा भाई। एक आदमी 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 10 किलोमीटर साउथ गया, अब वो प्रेजेंट पोजीशन से किस दिशा में है। मतलब चीज़ें तो आसान ही है, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। आप कितनी एक्यूरेसी से और कितना फास्ट इन सब चीज़ों को करते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। नॉलेज तो देखो सबके पास है, आज के टाइम ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सबके पास नॉलेज है। हर सवाल लगभग हर इंसान कर सकता है आज के टाइम पे जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है। बट इट्स ऑल अबाउट स्पीड, कि आप कितने देर में उस सवाल को निकालते हो, आपकी अप्रोच कैसी है, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस ही बढ़ेंगी। आजकल तो सब कुछ कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। अभिनय शर्मा सर हैं, सब कुछ तो उन्होंने करवा रखा है यूट्यूब पे। आप अगर देखो तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है मैथ्स का जो उन्होंने नहीं करवाया, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे आज के टाइम पे। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें करवा रखी हैं। किसी का भी समझ में आए, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, वो सारी की सारी वीडियोज़ उनके देख करो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, बहुत शानदार तैयारी करो। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। CHSL का रिजल्ट आया अभी, Tier 1 की 159 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है, ठीक है। बट ये कट ऑफ एक तो कंपटीशन की वजह से तो है ही है, बाकी दूसरा जो फैक्टर है वो नॉर्मलाइजेशन का है। आप ये देखो, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसके जो प्रीलिम्स का, उसके जो टॉप 50,000 बच्चे होते हैं, उनका स्कोर हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। जिसके बच्चे के कम नंबर आते हैं उसका घटता है, जिसके ज़्यादा आते हैं उसके बढ़ता है। तो आप टॉप 50,000 बच्चों का अगर देखोगे 40,000 का, तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे का लगभग 25 से 30 नंबर बढ़ रहे हैं। 25 से 30 एवरेज सबका बढ़ रहा है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। एवरेज हम कह सकते हैं कम से कम 25 नंबर तो लगभग सबके बढ़ रहे हैं। तो ये जो 25 नंबर बढ़ रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ भी 25 नंबर बढ़ रही है। अब ये जो 160 जो भी कट ऑफ गई है, इसमें 25 घटा दो, यानी ये जो ढंग से दिखाया तो 135 है कट ऑफ। ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से 160 हो गई है। तो फिगर्स को देख के डरो मत, ये नहीं है कि 160 कट ऑफ है तो आपको 160 ही लाने पड़ेंगे। आप 135 लाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वैसे 160 बन जाएंगे। बट टारगेट रखो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपका रॉ स्कोर कम से कम टारगेट रखो आप 160 तो हो। अगर आप रॉ 160 लाते हो तो नॉर्मलाइज होकर फिर 180 से ऊपर भी जा सकता है, या 170 तो डेफिनेटली जा सकता है अगर आसान शिफ्ट हुई तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है।